जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। और साथ ही में आप मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। आज हम लोग अपनी सिटीजनशिप की सीरीज में कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल 7 से लेके 11 और उसके अलावा जो हम लोग की सिटीजनशिप यानी नागरिकता से रिलेटेड जो कानून है, जो प्रोविजंस। तो चलिए बिना किसी देर के पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल 7 में आप देखेंगे कि बात ये आती है कि कई सारे लोग आजादी से पहले जब लोगों को भनक लग गई थी कि हाँ यार, काइंड ऑफ पार्टीशन तो हो सकता है, पार्टीशन होने के चांसेस हो गए हैं, तो कई सारे लोगों ने अगस्त से पहले ही 15 अगस्त से पहले ही भारत छोड़ के या फिर पाकिस्तान छोड़ के आना जाना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ था, पहली मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, पर कानून में, पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में बट जो होता है शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट लेकिन वापस भी आ गए, रिटर्न भी मार लिया, यानी सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा एरो बना दिया। भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, वापस भारत आ गए। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे कि कोई अजीब ही होगा जो ऐसी हरकतें करेगा, लेकिन बट दिस इज रियलिटी, ये हुआ था एक्चुअली। कैसे? बेसिकली कई सारे लोगों को पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, कई सारे रीजन होते हैं जिस वजह से उन लोगों को वहां पे लगा कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, इस वजह से वो लोग छोड़ के वापस भारत आ गए। अब उन लोगों को नागरिकता का उनके उनके लिए क्या प्रोविजन होंगे, सुनिए। या तो वो बंदा, वो व्यक्ति, उसके पेरेंट्स, माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। उसने जब रिटर्न मारा है ना, तो ये ऐसे ही नहीं मार लिया, इसने परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट रेसिडेंस या फिर रीसेटलमेंट परमिट के अंडर रिटर्न मारा है। पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, इसने जो अपनी एप्लीकेशन ही अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यानी अपने नागरिकता के रूप में, नागरिक के रूप में जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी किसी अधिकारी को सबमिट कर दी है, या फिर उसको सबमिट करके उसको एग्री भी कर लिया गया, उसको परमिट दे दिया गया है, या फिर उसको कहा जाए तो फिर वो चीज इशू कर दी गई है कि हाँ आप नागरिक हो। या फिर और एक और कंडीशन है, वापस आने के बाद उसको 6 महीने भारत में रिसाइड करना होगा, भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा। जब उसने भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से जब वापस आया तो 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके आप क्या देखेंगे, उसको नागरिकता मिलने का बात होगी, उसको उसकी जो बात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। दिस इज आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी खत्म। अब चलते हैं आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 ये कहता है कि अ चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जिस बच्चे का जन्म हुआ है बट जिसके तो दोनों के दोनों पेरेंट्स है वो भारतीय हैं, पर ये कैसे कंडीशन हुई, मतलब उस बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है पर उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है भारतीय। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इस चीज को संविधान में ऐड किया जाए तो किसी रीजन की वजह से ऐड किया जा रहा होगा। हमारे कई सारे क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, जो भारत की आजादी की लड़ाई जर्मनी में, यूके में, अलग अलग राष्ट्रों में लड़ रहे थे। इस वजह से उनके जो बच्चे भी हुए वो कई बार कई मतलब विदेश में हुए, तो इस वजह से उनके जो नागरिकता का प्रावधान है वो इस चीज के अकॉर्डिंग हुआ। आप देखिए आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की बात करता है। अब इसमें भी कंडीशन है कि वो बच्चा नहीं, वो व्यक्ति या उसके जो पेरेंट्स है या फिर उसके तो दादा दादी नाना नानी, उनका जन्म जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ उस व्यक्ति का। सॉरी यहाँ पे मिस्टेकली लिख दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसका बर्थ या आउटसाइड इंडिया हो तो फिर कोई बात नहीं होती। तो फिर या फिर उसके माता पिता या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी, इनका अगर बर्थ जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, यानी चाहे वो सियालकोट में हुआ हो, पर अगर आप वापस आ रहे हो, आप इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो कि हमें इस बच्चे की जो नागरिकता है ये भारतीय होनी ही चाहिए, हमें किसी और देश की नागरिकता नहीं चाहिए, तो इस चीज का जो प्रावधान है किस चीज के अंदर किया गया, ये अनुच्छेद 8 के अंदर किया गया। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो संविधान में बात की गई है अलग अलग कानूनों की, ये 26 जनवरी 1950 तक की ही बात की गई है। 26 जनवरी 1900, तो उसके बाद की नागरिकता का क्या, उसकी बाद की नागरिकता के लिए आप आ जाइए संविधान के अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि कई सारे जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस है, जो प्रावधान है 26 जनवरी 1950 के बाद के, यानी अब संविधान जो है उसका कमेंसमेंट हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, अब वो अप्लाई होने लगा है।
तो इसके बाद की जो प्रोविजन होंगे, जो प्रावधान होंगे, जो कानून होंगे, वो कौन बनाएगा, वो कौन लाएगा इम्प्लीमेंटेशन में MHA लाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। और उसको लाएगा कौन, संसद लाएगा। और अलग अलग समय पे लाया गया है, 55, 57, 85, 86, 92, 93, 2003, 2005, 2015, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो रहा सन 2019 का CAA, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो लाया गया, ये 2019 से लाया गया, जो उस टाइम के NRC CAA बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा। अब हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद जो 9 है, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने वॉलंटरीली अपनी मन मर्जी से किसी और राष्ट्र की या देश की नागरिकता ले ली है, तो वो भारतीय नागरिक अब से नहीं होगा। समझा नहीं? मेरा नाम है यशवर्धन सिंह। अब देखो, जैसे ये YBS भाई ने, जैसे अपना ये YBS भाई है, YBS भाई ने क्या किया है, इसने क्या किया, ये चला गया कहीं और। इसने क्या किया, ये US चला गया। US में जाके इसने वहां पे PR के लिए डाला, उसके बाद में इसको नागरिकता भी मिल गई। तो लेकिन अभी तक जब इस टाइम फ्रेम तक ये क्या था, ये तो भारतीय नागरिक ही था ना, भारतीय नागरिक था। पर जैसे जिस पॉइंट पे, जिस उस मोमेंट पे जहां पे उसकी दूसरे राष्ट्र की या दूसरे देश की नागरिकता शुरू होती है, उसी मोमेंट पे उसकी जो भारतीय नागरिकता होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ये सिंपल सी चीज है, उसमें भी ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो बेसिकली बात ही करते हैं कि कई सारे देशों में होता है कि डुअल सिटीजनशिप, आप एक साथ दो राष्ट्रों की सिटीजनशिप ले सकते हो। रशिया में ऐसा होता है, US में होता है, कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, UK में होता है, इवन आप देखेंगे इसराइल में भी होता है। ये कई सारी कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, बट कई लोग अपनी सेफ्टी के लिए या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो ऐसी चीजें करते हैं। ये कई बार डुअल सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो उनको कई बार कई जगहों पे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, कई जगह पे फायदा हो जाता है, जो उनके अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग चीजें जो भी करते हैं वो लोग, उसमें कई बार ये सहायता भी कर देते हैं। लेकिन भारत में ये चीज नहीं चलती है। ये भारत बात करता है या तो भारत में हो या तो भारत के बाहर, दैट्स इट। कोई मिडिल लाइन नहीं है, कोई ग्रे पॉइंट नहीं है, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। either you are black or white, not at all gray. This is the most basic thing कि सिंगल सिटीजनशिप, और सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात कर भी रहे हैं तो ये यूनियन लिस्ट में आता है, ऑब्वियसली बात है। सिटीजनशिप नागरिकता पूरी की पूरी तरीके से, ये पूरा टॉपिक ही यूनियन लिस्ट में आता है, अगर आप समझ रहे हो तो। क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश से अगर बिहार जाता हूँ तो फिर मेरे ये नहीं होगा कि मैं उत्तर प्रदेश की नागरिकता छोड़ के बिहार की नागरिकता ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास एक नागरिकता होती है, भारतीय नागरिकता। तो ये एक सिंगल सिटीजनशिप होती है, आपके पास मल्टीपल राज्यों की नागरिकता नहीं है। आप या तो भारतीय नागरिक हो या तो नहीं हो, उसके पीछे कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का नागरिक, बिहार का नागरिक, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, केवल एक होती है भारतीय नागरिकता। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखना कि ये बहुत बेसिक सी चीज है, मतलब नॉर्मल सी चीज है, सिंपल सी है, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उसके बीच में कोई बाधा नहीं आ जाती, यानी पार्लियामेंट यानी संसद जो है कोई कानून नहीं बना देता। आए, मतलब समझा नहीं? बात इसमें ये आती है कि कई सारे, मतलब डिस्क्वालीफाई, मतलब बेसिकली बात ये कह रहा है कि डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाती उसकी नागरिकता। देखो, मैंने अगर ऐसे कोई कांड किए बड़े बड़े, या ऐसी कुछ हरकतें की हैं, या फिर कानून के या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मैंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके कारण मेरी भारतीय नागरिकता जो है संसद हटा सकता है। वो ये कह सकता है कि ये तो स्टेटलेस पर्सन है, तो हमारा नागरिक है ही नहीं। जरूरी नहीं कि आप दूसरे देश की नागरिकता लो तभी आपकी नागरिकता खत्म हो, अपने आप भी खत्म हो सकती है अगर आपका संसद ये आपको कैटेगराइज कर दे कि ये व्यक्ति जो है ये इस चीज के अंडर आता है और हम इसको अपना नागरिक नहीं मानते। कई बार ऐसा देशद्रोह की सिचुएशन होता है, अलग अलग सिचुएशन में ऐसी चीजें आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे अनुच्छेद 7, 8, 9, 10 और 11 की कहानी चलती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग भारतीय नागरिकता को ले सकते हैं, यानी हम लोग किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो डिस्क्वालीफाई, मतलब आपकी जो सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता है, उसको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे किस तरीके से हम लोग अपनी भारतीय नागरिकता को ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो किस तरीके से भारतीय नागरिक बन सकता है। लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे थे, नागरिकता कानूनों में अब हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी नागरिकता ले सकते हैं अगर कोई भारतीय नागरिक नहीं है। पहला पॉइंट आता है, देखिए कई सारी चीजें, कई सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं।
उनमें से पहला जो तरीका है वो है जुस सोली का। जुस सोली, जुस सोलाय, जिस भी आप नाम से कहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाय बर्थ। लैटिन फ्रेज इसका है जुस सोली, जुस सोली, जुस सोलाय, जो भी आप बोले। सोलाई वर्ड आप देखेंगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का मतलब होता है धरती। धरती कहाँ की होगी? वो भारतीय धरती होगी, भारतीय मिट्टी। अगर किसी व्यक्ति का भारतीय मिट्टी में जन्म हुआ है, अर्थात उसका भारत में जन्म हुआ है, तो उसकी नागरिकता, उसको नागरिकता मिल सकती है। पर मैंने पहले भी कहा था कि लेकिन बट पर ये सारे जो शब्द हैं ये कानून में बहुत बार आएंगे। तो पर कंडीशन यहाँ पे ये है कि उसका जो जन्म है वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। पर 1950, 26 जनवरी 1950 से लेके 30 जून 1987 तक, इन दोनों डेट्स के बीच में, या फिर इन दोनों डेट्स पर, या इन दोनों डेट्स के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत में, चाहे उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स इटालियन हो या ब्रिटिश हो, डजंट मैटर, आप भारतीय नागरिक हो। जो सोली ये कहता था। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप यूएस में ये बहुत बड़ा इशू था जुस सोली का, जिसको ट्रम्प ने आते ही सबसे पहले खत्म किया था कि अगर किसी बंदे का ये यूएस में जन्म हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये तो इसी वजह से तो वहाँ पे लीगल माइग्रेशन बढ़ा था। इसी वजह से तो सदर्न बॉर्डर से, टेक्सास वाले रीजन से मैक्सिकन जो है, मैक्सिकन्स हो गए, इवन इंडियंस हो गए, अरबिक्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, कई सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सदर्न बॉर्डर को क्रॉस करके यूएस जाते थे, वहां पे अपने बच्चे की डिलीवरी करवाते थे, और कुछ इस तरीके से वो लोग कोशिश करते कि अब हमारा बच्चा जो है वो भी यूएस नागरिक है, तो हम लोगों को भी नागरिकता मिल जाएगी। तो जो सोली को यूएस में खत्म किया गया, तो हम लोगों को भी पहले इतना दिमाग था नहीं कि क्या होना है, कैसे होना है। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1987, इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर किसी भी बच्चे का जन्म जो है वो भारत में हो रहा है, चाहे उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स की नागरिकता कहीं की भी हो, तो भारतीय नागरिक, व्हाट द हेल। तो ये थोड़ी क्रेजी सी चीज थी, कुछ अजीब सी चीज थी, वियर्ड सी चीज थी, जिसको 1 जुलाई आप देखिए 1 जुलाई 1987 में, 1987 सॉरी, तो उस तारीख को 1 जुलाई सन 1987 को, 1987 को, या उसके बाद अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसको ऐसी नागरिकता नहीं मिल जाएगी। उसमें कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन? उसके या तो माता या तो पिता, या तो मम्मी या तो पापा जो हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। अब ऐसा सोचे कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जॉर्जियो। जॉर्जियो, उसके पापा इटली से हैं, वो इटालियन है, और उसकी जो मम्मी है वो भारतीय है, ठीक है। तो अब उसका जो जन्म है वो भारत में हुआ 1987 में, उसका 1 जुलाई 1987 को ही जन्म हो गया। उसकी मम्मी भारतीय है, उसके पापा इटालियन है, उसका जन्म भारत में हुआ, क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? मिल जाएगी, सही है। अब हम लोगों ने ये चीजें समझ ली कि अगर उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है, अगर वो भारतीय नागरिक है, तो बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी अगर उसका जन्म भारत में हुआ। ऑल गुड। अब 1987 के बाद भी तो कुछ नया कानून आया होगा ना कि यार ऐसे तो कुछ भी हो जाए, कोई भी शादी कर ले, भारत में जन्म दे तो उसका बच्चा इंडियन हो जाएगा, तो अजीब सी चीज है। इसी चीज को देखे 3 दिसंबर 2004 को आप देखें कि एक और डेडलाइन सेट की गई कि अगर इस तारीख को या इस तारीख के बाद अगर किसी बच्चे का भारत में जन्म हो रहा है, तो या तो उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स भारतीय हैं, या तो उनमें से एक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट म्यांमार से भी हो सकता है, रोहिंग्या जैसे हैं, बांग्लादेशी भी हो सकता है, पाकिस्तानी, अफगानी, कुछ भी हो सकता है, या बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट ही होता है। बजरंगी भाईजान देखी होगी, फेंस के नीचे से आप आ गए, इलीगल इमिग्रेंट बन गए आप, ठीक है। तो यानी बेसिकली ऑन पेपर आपने कुछ करवाया नहीं है, आप ऐसे ही आ गए तार के नीचे, ठीक है। तो उनमें से कोई एक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, as सिंपल as दैट। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये हम लोग किसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जुस सोली या जुस सोलाई, जो भी आप कहें। ये होता है बाय बर्थ, आपके जन्म के आधार पे, आपका कहाँ जन्म हुआ है, आपका भारतीय टेरिटरी में जन्म हुआ है, कंडीशंस अप्लाई, कंडीशन लगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो फिर इन सब चीजों को अगर आप कंडीशन को कर रहे हो कि हाँ ये चीजें हैं, इनमें से आप कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे हो, आप लॉ कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हो, आपका सारा कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है, आप भारतीय नागरिक बन सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शंस भी लगेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई एम्बेसी का वर्कर है, उसके जो स्पाउस है या फिर जो हस्बैंड या फिर वाइफ जो है, अगर उनमें से कोई एम्बेसी, मतलब वो इंडियन है पर वो खुद एम्बेसी का वर्कर है,
तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाएगी इन सब चीज़ों से भी, वो इस सब कानूनों से हट जाएगा क्योंकि वो एम्बेसी में वर्क करे। या फिर आपका अगर एनिमी नेशन है, कोई उनमें से एक एनिमी नेशन का है, या फिर जैसे पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी नागरिक ने आके भारतीय नागरिक से शादी कर ली, दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। अगर किसी आप एनिमी नेशन से हो और आपने शादी कर ली तो आपका बच्चा जो है वो जरूरी नहीं कि भारतीय ही हो जाए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आई होप आपको जस्ट सोली जो है बाय बर्थ ही समझ में आ गया हो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस डेट्स को हाँ याद रख सकते हैं आप क्योंकि कई बार आ जाता है, नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन रिसेंटली प्रीलिम्स आप देख सकते हैं, पॉलिटी वाज क्वाइट इजी एंड हिस्ट्री भी आप देखें कि वैसे तो मेडिवल में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 0 मार दिया हम लोगों ने, मॉडर्न में 8 मार दिया हम लोगों ने, एंशिएंट में भी 7 आए हैं, और देखिए मॉडर्न में तो मोस्टली जो 5 तो गांधी जी से ही थे, नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, बाकी फिर एक उससे भी था कि पोर्तुगीज, कौन सा पोर्तुगीज है, जैसे पाइनएप्पल वाला क्वेश्चन था, पाइनएप्पल टोमेटो टोमेटो वाले क्वेश्चन थे, तो कई सारे जो क्वेश्चन, फिर एक टीवी रामास्वामी से भी था एक रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग ये चीज देखें कि यूपीएससी बहुत सारे डिटेलिंग में जा रहा है, और डिटेलिंग में भी नहीं, आप जितना सारा डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यार यूपीएससी इतना भी डेप्थ में तो पूछ नहीं रहा है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, बट फैक्ट्स के साथ जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग वो भी क्लियर होनी चाहिए। एक बार उसने बहादुर शाह वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, गुजरात वाला जो बहादुर शाह था, जफर ने, तो बहादुर शाह फर्स्ट जो गुजरात वाला था जिसको बाद में फिर पोर्तुगीज ने पानी में डुबा के मार दिया था, उसको मारा फिर पानी में फेंक दिया था ट्रीटी के बहाने कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। फिर उसने हुमायूं के जो भाई थे, और शायद उसका नाम अकिस्मार था, आई डोंट रिमेम्बर हिज एग्जैक्ट नेम, शायद अकिस्मार था, तो फिर उसको भी उसने हराया था, पहले उसने उसको हराया फिर उसको, तो फिर ये सारी थीमेटिक मतलब क्वेश्चन है ना कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जा रहे हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में भी जा सकते हैं और कई बार बहुत ज्यादा थीमेटिक भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वो अनएक्सपेक्टेड सर्विस कमीशन है, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। डेट्स याद रखे चलो, थोड़ा सा ऑलमोस्ट तो याद रख ही लो कि जुलाई 87 या फिर 2004, ये हम लोग याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग में भी जाओ कि एकदम रटे पड़े हैं कि 3 दिसंबर की है, 4 दिसंबर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यूपीएससी इतना ज्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं। उसको मेन आपको ये चीज आनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस अप्लाइड हैं, बाकी सिटीजनशिप से उतने ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस आते हैं नहीं, बिकॉज इतनी सारी चीजें जब ऑलरेडी पढ़ी हैं तो फिर सिटीजनशिप से क्यों उठाएगा। पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं उठा सकता, उठा तो कहीं से भी सकता है ना, दैट्स द थिंग। तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, होगा जो कि होगा बाय डिसेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक, और अब हम लोग चलेंगे बाय डिसेंट पर। बाय डिसेंट में बेसिकली आप देखेंगे कि इसका भी लैटिन फ्रेज है जस्ट सैंग्विन, जस्ट सैंग्विन, जस्ट सैंग्विन, जो भी आप कह सकते हैं, इट इज नॉट वेरी कंपलसरी कि यही कहना है, अपने अपने प्रोनाउंसिएशंस हो सकते हैं। तो जस्ट सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन बेसिकली मींस ब्लड, खून, यानी खून का रिश्ता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जस्ट सोली या फिर जस्ट सोला, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, जस्ट सोली जो है उसका मतलब होता था मिट्टी से रिश्ता है मेरा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट सैंग्विन, जो कह रहा है मेरा खून से रिश्ता है, लेकिन रिश्ता है किससे? दोनों एक बात कर रहा है कि मेरा मिट्टी से रिश्ता है, मेरा सॉइल से रिश्ता है, एक कह रहा है मेरा ब्लड से रिश्ता है, मेरा खून से रिश्ता है, सैंग्विन्स। तो लेकिन बात किससे कह रहा है, किससे रिश्ता है? बात तो यही है ना कि वो इंडिया से ही तो रिश्ता है, राइट? तो यार तो मिट्टी का रिश्ता हो कि आपका वहां पे जन्म हो गया, तो आपका वहां से आपका क्या रिश्ता है भारत से? अब मेरा वहां पे जन्म हुआ था, आपका क्या रिश्ता है भारत से? मेरा वहां से खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता कैसे है? बेसिकली चाहे आपका जन्म ही बाहर हुआ हो, बोर्न आउटसाइड इंडिया, भारत में जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है, भारत में जन्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी से कोई रिश्ता नहीं है आपका, भारत का मिट्टी से तो कोई रिश्ता नहीं है, आप यहाँ पे जन्म नहीं हुआ भारत के अंदर। पर 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, इन तारीखों पे या फिर इन तारीखों के बीच पे आपके जो पिताजी है ना, आपके जन्म के समय में अगर वो भारतीय नागरिक थे तो आपको बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। बट उसके बाद क्या? उसके बाद या तो आपके पापा, क्योंकि उस टाइम पे था क्या ना कि सोच थोड़ी पिछड़ी थी, तो थोड़ी पीछे की सोच थी, पिताजी का होगा डिसेंट तभी हम मानेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मदर का भी डिसेंट है तब भी आप मान सकते हैं।
तो फिर हो गया आपका ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी माता हो या पिता हो, दोनों का भी, दोनों ही उस समय पे भारतीय नागरिक हो आपके जन्म के समय में, इट डजंट मैटर। और आप देखेंगे कि 3 दिसंबर 2004 के बाद ये कर दिया गया कि चाहे आपका ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स हो, लेकिन ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स हो, लेकिन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना है 1 साल के अंदर अंदर, जो कि एक्सटेंडेबल भी है, आगे चल के एक्सटेंड भी हो सकता है कि गलती हो गई या फिर कुछ कोई भी इश्यूज थे तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इट इज नॉट वेरी कंपलसरी कि यही 1 साल के अंदर अंदर ही करना है, बट ये हम लोग इसको एक डेडलाइन मान के चलते हैं कि इस डेट तक तो हो जाना चाहिए इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए भारतीय नागरिक के रूप में, वहां के जो आपके काउंसलेट होगी, एम्बेसी होगी, हाई कमिश्नर होगा, जो भी होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अपने नेक्स्ट तरीके के ऊपर। तो अब हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक्स में चलेंगे, या फिर आ जाए तो आगे वाले तरीकों में चलेंगे, जिसमें सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ये कहता है कि अगर आपका ना ही धरती से या फिर ये जो मिट्टी है, ना मिट्टी से रिश्ता है ना खून से रिश्ता है, फिर ये रिश्ता कैसा कहलाता है, आप इंडियन ओरिजिन के हो ऐसा माने जा सकते हो अगर आपका जन्म या फिर आपके माता या पिता का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में 15 अगस्त सन 1947 से पहले हुआ, या फिर किसी ऐसे हिस्से में हुआ भारत के जो 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। रजिस्ट्रेशन कराओ, बन जाओगे। फिर आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन बेसिकली आपने कानून के तहत कोई अगर टेरिटरी है जिसको भारत ने अपने अंदर ले लिया है, जैसे गोवा, गोवा के लोगों को क्या अलग से कोई प्रोसेस में जाना पड़ा? नहीं, हम लोगों ने उनको जीता, पोर्तुगीज सिटीजनशिप से उनको भारतीय सिटीजनशिप है, एज सिंपल एज दैट। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, जो कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें कई सारी कंडीशंस होती है। नेचुरलाइजेशन मतलब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक एप्लीकेशन डालोगे, कुछ एविडेंसेस दोगे, कुछ कंडीशंस पे आपको टिक मारना है कि हाँ मैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, जिसमें मैंने टिक मारा हुआ है कि मैंने इन चीजों को फॉलो किया है, ऑल गुड, ठीक है। तो सेम कंडीशन में आप देखोगे कुछ कंडीशंस हैं इस पे, इसमें आप पहला देखोगे कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए हो, यानी आप तारों के नीचे से नहीं आने चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग आपको नेचुरलाइजेशन के लिए अलाउ कर रहे हैं तो आपके देश में भी हमारे नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के लिए अलाउ करना चाहिए, म्यूचुअली आपको एग्री करना चाहिए इसमें। अगर आपका देश हमारे नागरिकों को नेचुरलाइज करने का ऑप्शन दे रहा है, हम भी दे देंगे, ठीक है। तो अगर जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अगर नहीं दे रहा हम लोग को, हमारे नागरिकों को ऑप्शन, तो हम नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, एज सिंपल एज दैट। तो वाइस वर्सा वाली कंडीशन होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि पुरानी वाली जो सिटीजनशिप है आपकी, उसको आप रिनाउंस करने के लिए रेडी होने चाहिए। फिर आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, और भाषा होनी चाहिए, आपकी सोच बढ़िया होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सिंपल चीजें होती हैं। और अब आता है मेन पार्ट। अब आप देखेंगे कि इसमें बात ये आती है कि अगर अभी चल रहा है मई 2025, आपने अभी डाली एप्लीकेशन नेशनलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो अब आपने इससे 1 साल पहले, 1 साल पहले यानी जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो मई 2025 में, इससे 1 साल पहले आपको परमानेंटली इंडिया में रहना ही रहना है, आपको रहना ही रहना है, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते आप। और इससे भी लगभग 14 साल पहले अगर आप जाओ, यानी मई 2024 से भी 14 साल पहले, कितना मानोगे भाई, 2010, तो मई 2010 से लेके आपके मई 2024 तक, यानी ये जो 14 साल है ना, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको जो लगभग 11 साल है उसमें आपको रहना है, ठीक है, इसमें आपको रहना ही रहना है। बाकी 3 साल आप आना जाना कर सकते हो, कभी आप आ रहे हो, कभी आप जा रहे हो अपने देश, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से अपने देश के आप आसपास ट्रैवल कर सकते हो, आना जाना बना रख सकता है। जरूरी नहीं कि आप ये 3 साल, मतलब पूरा पूरा 14 साल आप रहो ही रहो, इनमें से 11 साल आप रहो, आप बाकी के जो 3 साल हैं, यानी 14 में से 11 में आप रहो भारत में, बाकी के जो 3 साल हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, आना जाना कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट इसके बाद ये जब 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका 1 साल का एप्लीकेशन पीरियड वाला प्रोसेस रहेगा, यानी एप्लीकेशन डालने से 1 साल पहले, यानी 12 महीने पहले तक आपको क्या करना है, आपको इंडिया में रहना ही रहना है, और आपको इन सब चीजों के एविडेंस लेके चलने हैं। फिर आप अपना मई 2025 में एप्लीकेशन डाल सकते हो कि हाँ मुझे भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करना है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। आई होप आपको ऐसी, और हाँ, फिर 2019 वाला जो आपका सीए वाला चीज आई थी, तो सीए 2019 में 6 धर्मों के लोग जो थे, तो मेन उसमें ये चीज थी कि जो 6 धर्मों के लोग हैं, कौन कौन से, हिंदू हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, और ईसाई हो गए यानी क्रिश्चियंस हो गए, और पारसीज हो गए। यानी ये जो 6 धर्मों के लोग हैं, ये हमारे आसपास के जो नेशंस हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे,
इन देशों से जो भाग के आए हैं हमारे देश में, नॉट मुस्लिम्स, इन 6 धर्मों के लोग जो बाकी राष्ट्रों से या फिर हमारे कुछ नेबरिंग कंट्री से भाग के आए हैं इंडिया में, ठीक है, इन लोगों के लिए आपका प्रोसेस जो है ना, ये 5 साल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा। ओके, तो 5 साल आपका ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। 5 साल हो गया, आपको ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा पूरा 11 साल रहो ही रहो, आप बाकी 5 साल कर सकते हो। 5 साल प्लस 1, कि आपको 1 साल तो रहना ही रहना है, 12 महीने का दिखाने का। बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए 2019 का चीज था, मेन चीज यही था उसमें। आई होप आपको नेचुरली ये पूरा का पूरा सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेकिन हम लोगों को कोई ध्यान नहीं है कि कब कौन सा क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले, तो इसको ध्यान में लेके चलना पड़ता है कि कहीं यूपीएससी अपना जो अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये अपना जो नजरिए वापस ना दिखा दे। ठीक है, तो आई होप आपके लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक मजेदार और एक अच्छे से टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।